स्टार्ट हो गई है? जी स्टार्ट है। चले सही है। हम इधर थे इसके पॉजिटिव पे, ठीक है, कि इसके पॉजिटिव क्या निकले। पॉजिटिव इसका ये था कि फेडरल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, ठीक है। अपने बूढ़ों का उन्होंने ख्याल रखना स्टार्ट किया, लेबर यूनियन बनना स्टार्ट हुई, लेबर की जो मतलब हकूक थे उनका वो हो गया, चाइल्ड लेबर जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरह इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई है जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर को डिस्करेज किया गया, ठीक है। आगे हम लोग इसके उसमें देखेंगे। टैक्सेस इंक्रीज, प्रोग्रेसिव टैक्सिंग अगर आपको पता हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सिंग क्या होती है? हेलो, अच्छा, मैं बताऊं कि ये हम लोग मीटिंग तो नहीं है एंड हुई ना? नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है ना कि अमीरों से आप ज्यादा टैक्स लेते हो और अपने गरीबों पे खर्च करते हो, ठीक है। जब अमीरों से ज्यादा लेते हो और गरीबों से या लेते नहीं या कम लेते हैं ना, तो उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो है इस जो उन्होंने बात की है कि बड़े बड़े बैंकर्स के साथ प्रेसिडेंट के लिंक होते थे, तो वो ये इस तरह की पॉलिसीज को वो फेवर नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1927 में इट वाज 25%, सही है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट काजेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। यही जो ये कम टैक्स था ना, इसी वजह से कि मतलब अमीरों से कम टैक्स लेते थे ना, तो इस वजह से क्या हो गया था, टैक्स ये ग्रेट डिप्रेशन की मेजर वजह ये थी कि कमाते ज्यादा थे और हुकूमत को फिर टैक्स के फॉर्म में कम देते थे। अच्छा, मैं थोड़ा ऐड करूं इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स में। बिल्कुल बिल्कुल ऐड करो इसमें। बेसिकली ये इनकम टैक्स होता है, ठीक है। इसको हम हम्म, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। जितनी जिसकी इनकम होगी उस हिसाब से ऊपर जाता जाता है। जाहिर सी बात है, जब अमीर जो लोग हैं वो क्यों टैक्स ज्यादा पे करेंगे? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। और गरीब लोग क्यों कम पे करेंगे? क्योंकि उनकी इनकम जो है वो उतनी नहीं है जितनी अमीरों की है। तो ये आपकी इनकम के साथ वेरी करता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव टैक्स। बिल्कुल। तो ये पहले इनका क्या था, सिर्फ 25% था अमीरों के ऊपर, ठीक है। फिर 1932 में ये टैक्स बढ़ा 63% से, इतना ज्यादा बढ़ गया था। फिर 1936 में 79% ऑफ देयर इनकम, और फिर 1945 में 91%, सही है, इतना हो गया था। और टिल 1963 में ये 88% रहा है, ठीक है। ये देख के फिर ये अच्छी ये चेंजेस देखे, ये इनके पॉजिटिव चेंजेस में आते हैं, ठीक है। और अब इनका क्या है टुडे, जो अब इनका टॉप टैक्स है जो ये अमीरों से लेते हैं ना, वो 35% है। स्टैंडर्ड जो उनका टैक्स लेते हैं वो 35% है। चेंजेस इन बैंकिंग सिस्टम, अब हर एरे गैरे को मतलब ये लोग क्रेडिट नहीं, वो लोन नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह पहले उनकी वो देखते हैं कि क्रेडिट वर्दी है भी कि नहीं, ठीक है। वो सारी चीजें इनका देखते हैं कि क्या सिस्टम है, पूरा चेकिंग के थ्रू एक पूरा एक लिमिट सेट होती है कि किधर कितने तक वो, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम अब जो है उनका क्या हो गया है, ये ठीक हो गया है। चेंजेस इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में हमें एक सर नदीम ने एक बात बताई थी, सर नदीम ने बताई थी कि सर आफ्ताब ने बताई थी कि जब स्टॉक मार्केट की अंदर की खबर जो होती है ना, अगर वो बाहर आ जाए ना, तो ये इससे बड़ा नुकसान मतलब लोगों को, शेयर होल्डर्स को होता है ना। तो जब ये बबल बर्स्ट हो रहा था ना स्टॉक मार्केट का, जो हम लोग क्रैश पड़ रहे थे, तो उसमें क्या हो गया था कि जब अंदर की खबर बाहर आ गई थी कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश होने वाला है, तो ये नेगेटिव अफवाह फैलने से पहले जो बड़े इन्वेस्टर को पता चल गई थी। बड़े इन्वेस्टर्स ने क्या किया, सेल करना स्टार्ट किया। छोटे इन्वेस्टर जैसे आम गरीब हमारे जैसे लोग जो होते हैं, अगर वो उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया, उनको तो पता नहीं होता ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये तो क्या हो गया है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, चलो चलो वो करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो उन सब ने बेचारों ने वो ले लिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद लिए। तो जब क्रैश हुआ तो अमीरों का तो होना ही था नुकसान, गरीबों का भी साथ में सबका पैसा डूब गया, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन करना, उसको प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करना, और ये देखना कि कोई अंदर की खबर बाहर ना जाए, और ये सारी चीजें इसको कंट्रोल करना, ठीक है। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में मार्जिन पे शेयर खरीदना, ये सारी चीजें बंद हो गई थी। समझ आ गई इस चीज की? मार्जिन पे शेयर कौन से थे? लॉन्च पे जो लिए थे। हाँ, हाँ बिल्कुल। शादाबा, फिर तुम नहीं बोला करो ना, मैं कह रही हूँ औरों को मौका दिया करो। ये जो मैं इस तरह बेसिक वो करती हूँ ना, ये मैंने मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने जिनको समझाया वो बताए ना, ये जिनका फाइनेंस और इस सब बैकग्राउंड नहीं है, उनको समझ आई है कि नहीं?
अच्छा, अब हम चलते हैं कि जब इतनी तबाही फैली है तो ऐसे क्या गलत स्टेप्स थे, ऐसी क्या गलत पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट की उस वक्त की गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ठीक है। तो इसके काजेज आप पढ़ते हैं जिसकी वजह से ये ग्रेट रिसेशन जो है ये कन्वर्टिंग रिसेशन इनटू डिप्रेशन, और ये चला था। ये लोग तो सोच रहे थे कि चलो दिनों की बात है, चलो हफ्ते की बात है, चलो महीनों की बात है, और ये चला 1 डिकेड, यानी पूरे 10 साल तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं स्टार्ट हुई ना। ये डिकेड चलता, ये ग्रेट रिसेशन जो है ये चलता रहा है। तो इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन मतलब इन्होंने की, अगर ये इनको टाइमली देखते ना तो ये इतना खराब ना होता, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं एज अ यार्ड स्टिक। अब अगर ये सिम्टम्स इकोनॉमी में शो होते हैं ना तो सारी गवर्नमेंट जल्दी से एक्टिव हो जाती है, और मतलब वो मार्केट में पैसा फ्लोट करती है ताकि चीजें मजीद ना बिगड़े, ठीक है। अच्छा, इसके काजेस ये थे ना कि इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन की मैंने आपको बात बताई है कि ऑटोमेशन स्टार्ट हो गई थी, पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन, और ये सारी चीजें जो हम बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं ना। इतने ज्यादा गुड्स वो उन्होंने प्रोड्यूस किए जो वो डोमेस्टिकली कंज्यूम नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसमें मैंने हाँ, हाँ आगे फिर ये बात हो जाएगी। इससे क्या हुआ कि गुड्स सरप्लस में हो गई। सरप्लस का मतलब आता है ना, ज्यादती हो गए। हाँ बिल्कुल, गुड्स जो है वो जितनी उनकी डिमांड थी ना उससे बहुत ज्यादा जो है वो उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। जाहिर सी बात है मैकेनाइजेशन हो गई थी ना, ठीक है। इनकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और जो क्या नाम है इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा उन्होंने मैकेनाइजेशन कर दी थी। और फार्म्स प्रोडक्ट, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रही थी ना, वर्ल्ड वार 1 1920s में, तो फार्म प्रोडक्ट यूरोपियन को चाहिए होते थे ना, तो वो यहाँ से जब ले जाते थे तो फार्मर्स ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उन्होंने क्या कर दी कि डिमांड को कॉप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैकेनाइजेशन स्टार्ट कर दी। अब उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, उन्होंने लोन ले लिया, ठीक है। लोन पे इन्होंने मशीनें ले ली कि चलो जी हम जब ये चीजें बेचेंगे ना तो पैसे वापस कर देंगे। तो उन्होंने भी ज्यादा मैक्सिमाइज प्रोडक्ट मैक्सिमाइजेशन हो गई, ठीक है। बहुत मैं ज्यादा उन्होंने भी प्रोडक्शन ऐड करूँ थोड़ा सा इसमें। बिल्कुल ऐड करो उसमें। सरप्लस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है ना इकोनॉमी के अंदर कि जब आपकी डिमांड कम होती है और आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल दिस इज कॉल्ड सही। सरप्लस। हाँ, तो डिमांड जो थी वो क्या हो गई थी, वो कम हो गई थी, ठीक है। वो यूरोप से भी नहीं आ रहा था, और ऊपर से इनकी अपनी आबादी भी इतनी नहीं थी कि उसको कंज्यूम कर सके डोमेस्टिकली। और इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी पॉलिसी हम आगे देखेंगे कि किस वजह से और भी मतलब ये डिमांड में कमी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से सरप्लस आ गया था, और दिस अल्टीमेटली अच्छा, फिर जब सरप्लस आ गया था, चीजें बन रही थी, तो कंपनीज का नुकसान हो रहा था, तो अल्टीमेट नुकसान किसका होगा, कंपनी नुकसान किधर से निकालेगी, अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है वो लोगों को नौकरियों से निकालेगी क्योंकि वो उनको मेंटेन नहीं रख सकते, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी इससे। अच्छा, इसके अलावा इन इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन्होंने लिखा है ना कि 78% ऑफ एंटायर अमेरिकन वेल्थ जो थी ना वो ये रोरिंग 20s में 0.3% ऑफ द रिच के पास थी। समझ आ रही है ना, सिर्फ 0.3% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 78% ऑफ एंटायर अमेरिकन वेल्थ जो है वो उनके पास थी, ठीक है। कहते हैं कि तरक्की थी तो, लेकिन ये नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये था ना कि जो गरीब लोग थे ना, जिन्होंने शू पॉलिश और ये सारी चीजें, ये गरीब गरीब किस्म के जो लोग थे, जो ये अमीर हुए थे, ये किस वजह से अमीर हुए थे, लोन्स ले लेकर, क्रेडिट्स ले लेकर। तो जब ये सब कुछ खराब हुआ तो जाहिर सी बात है इनकी हालत खराब होनी थी। अमीर जो थे उन्होंने तो सही है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया ना, इन्होंने तो लोन वगैरह इन्वेस्ट किए थे ना, और उधर से प्रॉफिट कर इन्होंने कमा के तो फिर उनके लोन्स वापस कर लेते। तो ये मैं जो ऐड अमीरी, करूँ, बिल्कुल ऐड करो शादाबा। इन इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर, ठीक है। जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया जाहिर सी बात है उनको रिटर्न्स भी ज्यादा आते हैं और उनकी इनकम भी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। और गरीबों के पास तो पहले ही पैसा नहीं था, तो वो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो जाता है। वो ये कॉन्सेप्ट है ये। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें ये भी था कि अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, ये शादाबा ने इसका मतलब बता दिया है, और उसकी एग्जांपल आप देख लें कि किस तरह के इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई थी। अच्छा, इंडस्ट्रियल मैकेनाइजेशन की हमने बात कर ली थी। इसकी वजह से ऑलरेडी जब मैकेनाइजेशन होती है ना तो आपको पता होता है कि इसमें से ह्यूमन का जो रोल होता है वो खत्म होता जाता है। तो पहले ही उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही थी।
इन्होंने इस चीज़ को फोर्सी नहीं किया था। इसके अलावा जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपके आवाम के पास पैसा नहीं होता, तो वो आपके प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? डोमेस्टिक डिमांड तो उधर से ही खराब हो गई ना। सही है ना कि लोगों के पास आपके प्रोडक्ट खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे। उसमें तो ये होता है ना कि एम्प्लॉयमेंट जितनी ज्यादा होती है ना, आपने अपने एम्प्लॉई को तनख्वाह दी, फिर उस तनख्वाह से उस बंदे ने वो चीजें खरीदी जो कि आपकी कंपनी बना रहा है या कोई भी कंपनी बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल मैकेनाइजेशन हो गई, इंसान का वहां पे रोल कम होता गया, ठीक है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। और दूसरी बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो वो प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हो उनको खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। तो इसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड का जो ये प्रोडक्शन कंजम्पशन का जो साइकिल था ये और भी डिस्टर्ब हो गया। समझ आ रही है इस पॉइंट की? जी समझ आ आ रही रही है। है। अच्छा, हाई टैरिफ एंड श्रिंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इसका क्या मतलब है? एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है हुकूमत ने। एक तो पहले ही यूरोप के पास पैसे नहीं है आपसे प्रोडक्ट खरीदने के, और आपसे वो लोन लेके आपसे खरीद रहे हैं, ऊपर से आप टैरिफ लगा रहे हो। टैरिफ किसे कहते हैं? टैरिफ का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? ड्यूटी जो लगाते हैं उसके ऊपर। हम्म, इंपोर्ट पे लगती है, एक्सपोर्ट पे? इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट्स पे लगती है। दोनों पे लगती है, ठीक है। इंपोर्ट्स पे लगती है और अनवांटेड इंपोर्ट्स पे लगती है, और एक्सपोर्ट्स पे तो लगती है नहीं, सॉरी, एक्सपोर्ट्स पे लगती है और अनवांटेड इंपोर्ट्स पे लगती है, ठीक है। ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज उस वक्त लग गई थी। अनवांटेड इंपोर्ट्स का क्या मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर वो चीज जो है वो बन रही है ऑलरेडी, लेकिन बाहर के मुल्क जो है वो उनकी क्वालिटी चाहे कुछ अच्छी होगी, ठीक है, तो अंदर जो है वो लोग डिमांड उस चीज की बढ़ रही है। तो आप डायरेक्टली उस मुल्क से नहीं कह सकते कि आप जो है ये चीज़ हमारे मुल्क ना भिजवाओ, इससे हमारे अंदर की जो सप्लाई हमारे पास है और आपकी चीज़ इसको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो वो उस मुल्क को तो डायरेक्ट नहीं कह सकती, लेकिन वो टैरिफ तो बढ़ा सकती है ना उसके ऊपर, ताकि उसकी खरीदने को उसकी जो अमाउंट है ना, वो लोगों को उसको ज़्यादा पैसा लगाना पड़े उस चीज़ को खरीदने पे एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक चीज़। समझ आ रही ना? तो अनवांटेड इम्पोर्ट्स के वो चीज़ आए ना, और जो दूसरे मुल्क जा रही है ना, ठीक है, वो दूसरे उसमें उस पर ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि आप पहले ही वो चीज महंगी दे रहे हो अपने उसको चीज जो बेच रहे हो ना यूरोप को, उस पर आपने इतनी हैवी ड्यूटी लगाई हुई है कि यूरोपियन जब आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो महंगा उनको जा रहा है, आपने टैरिफ हाई कर दिया हुआ है, ठीक है। अब वहां से मतलब अपने कस्टमर्स को, मैं कह रही हूँ कस्टमर्स, अपने जो क्या कहते हैं बिजनेस, उसको फायदा देने के लिए, उनकी चीजें महंगी भिजवाने के लिए, उनको प्रॉफिट ज्यादा करवाने के लिए आपने उस पर टैरिफ ज्यादा लगा दिया, तो यूरोपियन जो लेंगे तो उनको तो महंगा पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रेड जो थी वो और बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई। तो 2 लॉ ऐसे पास हुए। एक थी फोर्डने मैककॉम्बर एक्ट, ये लगी थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ, सही है। और दूसरा है स्मूट हावले टैरिफ, पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो भी है, स्मूट हावले टैरिफ, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा था। तो इस वजह से और भी चीजें खराब हुई है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वजह से, अच्छा, एक तो आपने टैरिफ लगा दिया, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि दूसरे मुल्क उन्होंने भी इन रिटेलिएशन टैरिफ लगा दिया, या फिर आपसे इन अटेम्प्ट टू बैलेंस ट्रेड इम्बैलेंस। इन रिटेलिएशन का क्या मतलब है? आपने उनकी चीजों पर जो है वो लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो वो भी आपकी चीजों पर टैरिफ लगाएंगे ना, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रेड खराब होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्ट्स के जो ये सप्लाई और वो है, ये खराब होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है। और इन अटेम्प्ट टू बैलेंस ट्रेड का क्या मतलब है कि वो अगर ज्यादा आपके मुल्क में पैसे भेज रहे हैं तो उनको भी आपके मुल्क से ज्यादा पैसे चाहिए ना। सही है, ट्रेड डेफिसिट, इसको हम क्या कहते हैं उसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, सही है। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया कि उन्होंने ट्रेड ड्यूटीज जो है वो एक दूसरे पर लगा दी है, टैरिफ जो है वो ज्यादा करती है। समझ आ रही है इस चीज की, टैरिफ की? जी जी। अच्छा, आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन का आफ्टर मैथ मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि यूरोपियन इकोनॉमी जो थी वो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं आप सबको पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं काजिस। ठीक है, कि वो क्या काजिस थी जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन इज अ फाइनल विक्टर। अमेरिकन है वो 1914 कब हारी थी? सॉरी 18 में नहीं, 10 में 17 बिल्कुल में। आखिरी साल 1917 बिल्कुल आखिर में एंट्री मारी। 1917 ठीक है, जब बाकी सारे लोग जो थे वो तक हार गए थे ना, उनकी इकोनॉमीज का बेड़ा गर्क हो चुका था, तो ये उसने आखिर में छलांग मारी थी, वो जो आखिरी इंट होती है ना, बस वो इसने गिरा दी थी, तो ये जीत गया था। ठीक है, तो इसने आखिरी एंट्री मारी थी। वो सर्कल बात कर रहे थे जब अफगानिस्तान वो पढ़ा रहे थे ना, तो कहते कि अफगानिस्तान वालों के पास टाइमिंग उनके पास बहुत ज्यादा है, यानी वो लोग, वो सर ने कौन सी बात की थी कि टाइमिंग ज्यादा है कि पता नहीं क्या, इस तरह कोई बात की है कि, तो मैं सोच रही थी कि इकोनॉमी तो सबर उनकी ज्यादा है नहीं है, कि खराब हो। सबर हाँ, ज्यादा है। सबर, सबर ज्यादा है। इकोनॉमी तो इनकी है नहीं, ये तो उन मुल्कों का हेडेक होता है कि वो कहते हैं नहीं टाइम लंबा हो रहा है, तो उनका तो मिनट मिनट इंपॉर्टेंट होता है, बिलियन डॉलर उनके जाया हो रहे थे। ठीक है, तो ये तो उनके पास टाइम नहीं होता जिनकी इकोनॉमी का एट स्टेट में। तो अफगानिस्तान वालों के पास तो इसलिए टाइमिंग ज्यादा है, सबर ज्यादा है उनके पास, की इकोनॉमी ही नहीं है, कि मतलब हुकूमत का कोई वो ही नहीं है। ठीक है, उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो ये यही समझ आई थी, अब पता नहीं कि सर ने इसको पॉजिटिव, सर तो हर एक चीज में पॉजिटिव देखते हैं ना, चलो। अच्छा, तो इनकी जो ये एज अ फाइनल जब ये गए थे ना, तो ये लोग वहां से विक्टर के तौर पर, ठीक है, उनकी इकोनॉमी में जंप मारी थी, और एज अ विक्टर जो है ये लोग इमर्ज हुए थे। अच्छा, तो यूरोपियन कंट्रीज क्या थे, वो हाईली इंडेक्टेड टू अमेरिका। थोड़ा सा 5 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा। तो उनकी इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क हो गया था, तो इनको कौन वो दे रहा था, लोन्स दे रहे थे, अमेरिकन। हमने इसके पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, अमेरिकन जो है वो इनको लोन प्रोवाइड करते थे, और जब उनकी इकोनॉमी फर्दर डिवस्टेट हो रही थी, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब था कि वो यूएस को लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं थे। ठीक है, वो लोन भी नहीं वापस कर सकते थे, तो अब किसी ना किसी तरीके से तो पैसे निकलवाने थे ना, तो उन्होंने हाई टैरिफ लगवा दिए थे इंपोर्ट्स के ऊपर। सही है, जिसकी वजह से रिकवरी और भी मतलब डिफिकल्ट हो गई एक तरह से। तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिकन बिजनेसेस, हाँ जो मैंने बात की थी कि टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड मेड मैसिव इन्वेस्टमेंट उधर यूरोपियन इकोनॉमी में। तो इस तरह इकोनॉमीज लिंक हुई है। ठीक है, इकोनॉमीज लिंक हुई है, यूएस की इकोनॉमी खराब होगी तो यूरोपियन इकोनॉमी भी खराब होगी। ग्रेट डिप्रेशन यूरोपियन इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी पे जितना असर उन्होंने डाला, इस तरह पूरी दुनिया में, मैंने कहा कि इसकी इंटेंसिटी सेम नहीं थी। जिस तरह अफ्रीका में इसकी कोई इंटेंसिटी इतनी नहीं थी, जापान और चाइना इतनी इंटेंसिटी इसकी नहीं फील की गई जितना इन दोनों इकोनॉमीज को हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी आपस में इंटरलिंक थी। अच्छा, 10 इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन यूएस। ठीक है, समझ आ गई ना इस चीज की। अच्छा, स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन की हमने बात कर दी है, शादाबा ने इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का डिफरेंस भी हम लोगों ने बात की है, कि डिफरेंस क्या होता है, कि एक चीज की उतनी प्राइस नहीं होती जितना उस पर हम लोग मतलब शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए ना हम उसको स्पेकुलेट कर देते हैं, उसके प्रॉफिट को हम लोग स्पेकुलेट कर देते हैं, और ये हमारी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बस एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग स्पेकुलेशन करते हैं कि इसका प्रॉफिट जी राइज हो गया तो जल्दी जल्दी शेयर बेच लो। ठीक है, सट्टाबाजी और ये सारी चीजें, तो ये स्टॉक मार्केट में वहां पे प्रिवेलेंट थी। ठीक है, ये स्पेकुलेशन फिर बाद में खत्म की गई है, हम देखेंगे कहाँ से किधर से खत्म हुई है। अच्छा, एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे बात कर दी थी कि हर एक बंदा जो है वो इस पर वो करता था। अच्छा, अमेरिकन एक पॉलिसी थी, उसको कहते थे बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदो
यानी अगर आपको कार की जरूरत है, कोई भी चीज आप लेने चाह रहे हैं, आप जिस भी चीज का आप मतलब उसको नहीं देख रहे थे कि ये बंदा पैसे वापस कर भी सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि बस आप अभी बाय करो और पे लेटर। ठीक है, तो हर एक बंदा जाके गाड़ी खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, और पता नहीं कौन कौन सी कमोडिटीज खरीद रहा है। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन का पूरा एरा। ठीक है, तो ये अमेरिका की एक पॉलिसीज थी। ठीक है, ये गलत पॉलिसी थी जिसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज्यादा, और इसके अलावा नेचुरल भी कुछ फोर्सेस ऐसी थी जिसकी वजह से ये ग्रेट डिप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक मतलब वो हो गया था। वो क्या था, मिसिसिपी वैली ड्राउट। इसका क्या मतलब है कि वहां पर कहत आ गया था। ठीक है, वहां पे बारिशें नहीं हो रही थी और इस हद तक हालात खराब हो गए थे। उसको हम लोग कहते हैं जैसे मतलब वहां पे इतनी खुशहाली हो गई थी ना कि वो जो टॉप लेयर जो होती ना फर्टाइल सॉइल की, वो मतलब हवा में उड़ती थी, तो उसकी वजह से डस्ट बॉल वो पूरा एक पूरा रीजन, जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वहां पे मिसिसिपी वैली है। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी डस्ट बॉल बन गई थी। डस्ट बॉल का मतलब होता है कि जिस जिस एरिया में वो डस्ट उड़ती थी ना, तो वो इसकी इतनी इंटेंसिटी थी, अगर आप हाथ इस तरह पकड़े ना तो आपको अपना हाथ नजर नहीं आता था सामने, इतना डस्ट होता था। ठीक है, तो लोगों जो है वो मैसिव माइग्रेशन वहां से हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इससे वो हुई है। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने इसको कैसे कंट्रोल किया है। इससे क्या, अच्छा इसके अलावा लोग जो थे ना वो खेतों से घर वापस आने जाने के लिए ना क्या एक तार लगाई होती थी, उसके थ्रू जो है वो अपने खेत जाते थे और वापस, यानी उनको रास्ता तक नजर नहीं आता था। इस हद तक वो लेयर मतलब वो हो गई थी, सहरा टाइप बनने की तरफ जा रही थी चीजें। समझ आ रही है इसकी? जी जी आ रही है। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज की हमने बात करी दी है। इसके अलावा हाँ, हुअर की कुछ पॉलिसीज थी जो कि बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। वो कहता है इंडिविजुअलिज्म एंड वॉलंटियरिज्म। ये इंडिविजुअलिज्म पॉलिसी क्या है? इंडिविजुअलिज्म पॉलिसी ये थी ना कि वो कहता था कि अमेरिकन के अंदर एक मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट, और मतलब ये अमेरिका ग्रेट नेशन है और हर कोई जो है वो खुद ही हम लोग इससे निकल जाएंगे ना, वो इस तरह उसके ख्यालात होते थे ना कि हर एक इंडिविजुअल में एक मतलब हम इसके बाद में पढ़ेंगे भी कि वो क्या कहता था। यहाँ पे मैंने उसकी एक लाइन लिखी थी। हाँ, ये अमेरिकन माइंडसेट की बात करता था ना। ठीक है, ये मैंने इसकी एक लाइन लिखी है, वहां पे जब हम जाएंगे तो आपको इसकी माइंडसेट और इस इंडिविजुअलिज्म इसकी सही समझ आ जाएगी। कौन मूव कर रहा है? अच्छा, और वॉलंटियरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो कह रहा था कि चलो ये ग्रेट डिप्रेशन आ गए, तो ये जो अमीर लोग हैं ना, ये गरीब लोगों की मतलब वॉलंटियरली हेल्प करे, हम तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई मतलब फोर्स वगैरह नहीं करेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि वॉलंटियरली लोग आएंगे और मॉरली लोग लोगों की हेल्प करेंगे और इसको उठाएंगे, यानी इसने ये पॉलिसी अप्लाई की थी। बहुत ही पैसिव किस्म की पॉलिसीज थी इसकी, यानी गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्टिव रोल होना चाहिए था, जबकि इसका ये रवैया था। अच्छा, इसका एक दूसरी एक थ्योरी ये बताएगी ना कि वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी जब भी कोई चीज होती थी ना तो ये लोग क्या करते थे, वेस्टवर्ड मूवमेंट करते थे, तो वो चीज जो थी मतलब वो थोड़ी देर के लिए टल जाती थी। तो अब तो वो भी नहीं थे, यानी पूरी तरह से वो वेस्टर्न जो फ्रंटियर जो इनकी वेस्टवर्ड मूवमेंट होती थी ना, मतलब वो जमीन खत्म हो गई थी। अब ये और नहीं जा सकते थे इस चीज को कर्व करने के लिए कि चलो हालात जब बेहतर होंगे तो हम वापस आ जाएंगे या वहीं पर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन भी उनकी वो थी कि ये भी जमीन भी उनके लिए खत्म हो गई थी। तो इसकी वजह से जो क्राइसिस था वो प्रोलॉन्ग हो गया था। यहाँ तक समझ आइए कि क्या काजिज थी, कौन सी ऐसे वो थे, और फिर इसको अब हम देखेंगे कि खत्म कैसे किया है हुकूमत ने। समझ आइए यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये वेस्ट की हेलो? तरफ जाते थे, ये दोबारा से एक्सप्लेन करोगे ना? वॉइस में डिस्टॉर्शन थी। ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इनका ये था ना कि जब भी इन पे कोई मुसीबत आती थी ना या कुछ भी होता था ना, तो ये वेस्टवर्ड माइग्रेशन करते थे, यानी न्यू एक्सप्लोरेशन वगैरह करते थे। ठीक है, जमीनें कम हो गई है तो समझी। वेस्टवर्ड चले जाते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम्म। करते थे। तो अब और कितना वेस्ट जाएंगे, उधर पैसिफिक ओशन है, समंदर में तो नहीं गिरा सकते थे ना खुद को। ठीक है, तो वो पूरी इन्होंने जमीन देख ली थी। ठीक है, बस अब और नहीं जा सकते थे। तो कहते थे ये जब ये खत्म, बस ये एक इन्होंने थ्योरी बताया, मतलब वो किया था ना, काजेस ये लोग बताते हैं ना कि ये काज हो सकती है, ये काज हो सकती है। उसमें एक ये भी था कि वेस्टर्न जो फ्रंटियर से इनके माइग्रेशन के लिए
वो ख़त्म हो गए थे। तो इस वजह से भी ये क्राइसिस जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया, हालांकि ये कम हो सकता था अगर वेस्टर्न फ्रंटियर होते। अगर अच्छा, अब हम देखेंगे कि एफर्ट्स क्या हुए, किस प्रेसिडेंट ने कौन से एफर्ट्स ऐसे किए जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन जो है वो कंट्रोल हुई है। बाद में हम देखेंगे कि ये वाकई ये एफर्ट्स जो है ये इन्होंने हेल्प किए कि नहीं। तो हर्बर्ट हूवर जो था, इसकी प्रेसिडेंसी से ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तकरीबन 4 प्रेसिडेंसीज जो थी वो यानी 16 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली किसकी हुकूमत थी। मैंने अभी बात पिछले उसमें की थी, रिपब्लिकन्स की हुकूमत थी। रूजवेल्ट की। हर्बर्ट हूवर नहीं, रिपब्लिकन जो पार्टी है ना, उनकी हुकूमत रही है। तो ये उनकी पॉलिसीज, ये रोरिंग ट्वेंटीज और ये सारी जो मिस पॉलिसीज थी ना जिसकी वजह से ये रोरिंग ट्वेंटीज सब कुछ हुआ था, तो ये किसकी हुकूमत थी? रिपब्लिकन्स की हुकूमत थी। तो लोगों ने हर्बर्ट हूवर को तो कोई जानता भी नहीं था, ये तो पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, लेकिन वैसे ही इनको इसलिए वोट दिए कि उनकी हुकूमत की पॉलिसीज उनको बहुत अच्छी लगने लग गई थी कि हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अनफिनिश्ड प्रॉस्पेरिटी, मतलब कभी भी ये खत्म होने वाली ना खत्म होने वाली प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये हर्बर्ट हूवर जो है, जब ये आया था उसने, तो इसने ये स्टेटमेंट दिया था कि वी इन अमेरिका टुडे आर नियरर टू द फाइनल ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी देन एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी लैंड। कि मतलब इसको इतना वो नजर आ रहा था ना, रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था ना, वो कह रहा था कि अब बस बिल्कुल गुर्बत खत्म हो जाएगी और मतलब अमेरिका इतने अरूज पर था। ठीक है, ये समझ लें, ये हर्बर्ट हूवर का ये स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा। इसकी प्रेसिडेंसी स्टार्ट हुई ये बिल्कुल, ये देखिए, मार्च 4 1929, जहाँ से ये डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, सितंबर में था मेरे ख्याल से। तो ये कुछ महीने जो है ये इसने जरा चांदी के देखे, उसके बाद से इसकी वो स्टार्ट हो गई प्रेसिडेंसी का। ये एक रिपब्लिकन था, ठीक है, हमने बात कर ली है, कंटिन्यूसली रिपब्लिकन हुकूमत ही चलती रही है। ये पीस लवर, इसने इस पीस लवर इसलिए इसको कहते हैं ना कि ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट था। जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो इसने उस पर, जर्मनी पर जो ये सारा सैंक्शन वाला सीन आया था ना, तो उसने उस पर 12 ईयर का हाल्ट लगा दिया कि चले आप हमें ना पे करें, ठीक है। तो ये जरा पीस लवर था, ठीक है। और प्रोग्रेसिव माइंडसेट का क्या मतलब है कि लेटिन अमेरिका के साथ यूएसए के ताल्लुकात हमेशा से मैक्सिको और इस सब के साथ मतलब हमेशा से हालात खराब रहे हैं, ठीक है। अभी भी मैक्सिको पे तार जो लग रही होती है, बॉर्डरिंग और इमिग्रेशन और ये सब कुछ, इसको रोकने के लिए ट्रम्प की पॉलिसीज आपने देखी होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या करता था, ये इसके गुड नेबर पॉलिसी थी, मतलब उनके साथ भी इसने रिलेशन अच्छे कर दिए थे। अच्छा अच्छा प्रेसिडेंट था। अच्छा, ये अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म की हमने बात की है, और वॉलंटियरिज्म ये हम बाद में पढ़ेंगे। कहते हैं कि आल्दो उसके प्रेडिसेसर की ये पॉलिसीज गलत पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये क्राइसिस इतना खराब हुआ, लेकिन हुवर ने क्यों, उस पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हुवर ने इस डिप्रेशन की सिवियरिटी को फील नहीं किया। और वो इसको क्या समझता था, उसकी ये स्टेटमेंट आप देख लें, प्रोस्पेरिटी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये सुन ले, यानी ये कहता था कि प्रोस्पेरिटी जो है बस ये थोड़ी देर के लिए है और बस जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, बस ये खत्म हो जाएगा, दिनों की बात है, हफ्तों की बात है, वो इसको ये समझता था, ठीक है। तो मिस कैलकुलेशन। अच्छा, हुअर की पॉलिसी क्या थी जब हालात खराब हुए? हाँ, ये हुअर की आप ये देख ले, ही नेवर सपोर्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बिल्कुल कैपिटलिस्ट सिस्टम का ये बहुत ज्यादा हामी था। ये कहता था लेसिस फेयर जो वो फिनोमेना है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी ही नहीं चाहिए, ये उसका बहुत बड़ा हामी था, ठीक है। अच्छा, और ये क्या था कि हाँ, ये जो मैंने बात की थी इंडिविजुअलिज्म, दैट इट कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से क्या होता है कि सेल्फ रिलायंस, जो एक बंदे की इंडिविजुअल की खुद पर जो सेल्फ रिलायंस है ना, उसकी एनर्जी है ना, वो वेस्ट हो जाती है। मतलब वो बंदा जो है फिर वो हुकूमत पर डिपेंडेंट हो जाता है कि बस हुकूमत ही सब कुछ देगी। अच्छा, he believed the American people will find their way through the depression by resolution and determination। यानी बहुत ही कोई ज्यादा ही फेथ था अमेरिकन जो पब्लिक है ना कि वो खुद ही इस सब से निकल आएगी। इंडिविजुअलिज्म का ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? हेलो, बोर हो गए हो क्या? नहीं नहीं। हेलो। समझ आ रही है ना इस चीजों की? हुअर की अब हम पॉलिसीज देख रहे हैं, ठीक है।
कि पहले हम इसका माइंड सेट रीड करते हैं ना कि सही माइंड सेट क्या सही समझ आ है। रही है। हाँ, he believed that the government should not intervene when other कब intervene करना चाहिए, when only intervene when other units of government fail to resolve the issue। ठीक है, वो कहता है कि तभी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए जब बाकी इंस्टीट्यूशन, ये जो आपने देखा ना कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, ये सब कुछ, कहते हैं जब ये सारे फेल हो जाए ना तभी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन जब इकोनॉमिक स्काइज डार्कन होना स्टार्ट हुए, ठीक है, जब इसको लगा कि अब हालात बिल्कुल ख़राब, कंट्रोल से बाहर होने स्टार्ट हुए, तब इसने ज़रा स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। और वो कौन से स्टेप्स थे? उसने मैसिव पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए। पब्लिक वेलफेयर हुआ डेम्स, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मतलब दे दी कि मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह फराहम की, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1932, इसके थ्रू जो है बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लोन्स टू बैंक्स, ठीक है। और वो बैंक्स फिर किसको पैसे देते थे? कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट, ताकि लोगों को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले। इसने एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें स्टार्ट की थी। इसने ना सिर्फ खुद ऐसे स्कीम्स डिज़ाइन किए, बल्कि इसने बैंकों को भी कर्जे दिए कि आप जो है ऐसी कॉर्पोरेशन को कर्जे दे जो कि लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और वो फिर रिकंस्ट्रक्शन और इस सब में इन्वॉल्व हो, ठीक है। फेडरल होम लोन बैंक एक्ट, इसका क्या मतलब है कि जो लोगों ने उस पे लोन पे घर लिए हुए थे, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जैसे सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों ने क्रेडिट पे सब कुछ लिया हुआ था, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हुआ, इसने थोड़ी सी सख्ती कम कर दी लोगों के ऊपर, और ये जो घरों की ओनरशिप है ना, इसको आसान कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये हॉलिडे टैरिफ एक्ट जो है, ये हमने बात की है, जो कि उस पर लगी थी, इम्पोर्ट टैरिफ जो लगा था, ये इसने मतलब इसका दिल नहीं था, लेकिन इसने इसको साइन कर लिया था। टैरिफ और ट्रेड बिटवीन यूएस एंड यूरोप में जो ट्रेड हो रही थी, जिस पर टैरिफ लीव करते वो करते थे, लेते थे, तो ये जो है ये इस टैरिफ के थ्रू, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सरबेटिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न, इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी जो ग्लोबल वो थी ना, ये खराब हुई। यानी ये स्टेप तो इसने अपने प्रोटेक्शनिज्म की वो लिया था ना, ये अपने उसको वो करना चाहता था, अपने बिजनेस में को बचाना चाह रहा था ना कंपटीशन से। लेकिन इससे ये हुआ कि यूरोपियन जो कंट्रीज थी ना, उन्होंने इस पर रिटेलिएशन में उन्होंने भी टैरिफ लगा दिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये टैरिफ, और उधर से भी टैरिफ, इधर से भी टैरिफ, तो क्या हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न स्टार्ट हुआ। अच्छा, कहते हैं कि हुअर जो है उसने तो अपनी तरफ से बड़ी मतलब कोशिशें की है, उसने जेन्युइन एफर्ट किए कि प्रॉब्लम को किसी तरह मतलब हल किया जाए। लेकिन उसका उसका जो फेलियर है ना, उसमें किसने कंट्रीब्यूट किया? दो रीजंस। एक तो ये कि उसकी कंट्रोल ऑफ कांग्रेस बाय द डेमोक्रेट कांग्रेस पे किसका, ये खुद रिपब्लिकन था लेकिन कांग्रेस पर किसका कंट्रोल था? डेमोक्रेट्स का था। तो वो इसकी पॉलिसीज को आगे नहीं वो होने देते थे। जो ये अच्छी अच्छी पॉलिसी लाना चाह भी रहा था ना इन द 11th और मतलब बिल्कुल आखिरी घंटे में जो लाना चाह भी रहा था, तो वो डेमोक्रेट उसके रास्ते में हाइल हो जाते थे। इसके अलावा इसने क्या किया? ही रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद हिम। अच्छा, ये डेमोक्रेट्स की बात हो रही है। इसके अलावा वो पॉलिटिशियन नहीं था ताकि वो पब्लिक फीलिंग्स को के साथ प्ले कर सके, ठीक है, वो पॉलिटिशियन नहीं था। हमने इस पे बात कर ली कि वो पॉलिटिशियन नहीं था। और वो इसको ये जीत क्यों मिली थी? बिकॉज ऑफ द रिपब्लिकन प्रीवियस रिकॉर्ड्स, वो अच्छे थे, तो इस वजह से ये वो हो गया था। अच्छा, अब एफडीआर जब मैं लिखूंगी तो आप समझ जाना चाहिए कि ये फ्रेडरिक डिलानो रूजवेल्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये मैम, एक डेमोक्रेट। जी जी। हुमा यार, छोटा सा क्वेश्चन है। वो जो अभी हॉले एक्ट बताया टैरिफ वाला, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर कर दो कि रिटेलिएशन में किसने टैरिफ लगाया था? यूएस ने लगाया था? यूरोप 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 यूएस अच्छा, ने तो यूरोप हौले में। लगा दिया, फिर ठीक यूरोपियन है। ने रिटेलिएशन में और ट्रेड बैलेंस को करने के लिए कि वो ट्रेड बैलेंस क्या होता है? यही होता है ना कि आपके मुल्क से जितना पैसा जा रहा है और आपके मुल्क में कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी, और या रिटेलिएशन में भी कि जी आपने चलो मेरे प्रोडक्ट पे लगा दी तो मैं आपके प्रोडक्ट पे लगा दूंगा ना, क्योंकि लोन्स पे सब कुछ चल रहा था और पैसे किसी ने किसी तरह तो वापस करने थे, और अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिए थे, तो और यूरोप को वो कर दिया। तो यूरोप ने क्या कर दिया कि इनकी चीजें एक तो खरीदना बंद कर दी और ऊपर टैरिफ लगा दिया, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा अब हम एफडीआर पे आते हैं। एफडीआर ने कैसे इसको कंट्रोल किया? हमने ये देखा कि हुअर का क्या रिस्पॉन्स था और हुअर ने कैसे इसको वो किया, और फिर जो है इसकी पॉलिटिकल मतलब उनकी पोजीशन डाउन हुई और क्या डेमोक्रेट्स जो थे वो आ गए इक़्तिदार। ठीक है, अच्छा ये किन का माइक है, प्लीज बंद कर दो। माइक ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा एफडीआर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया ग्रेट डिप्रेशन। हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसका इसका ये स्टेटमेंट पढ़ लें थोड़ा सा। The test of the progress is not whether we add more to the abundance of those who have much. It is whether we provide enough for those who have too little. यानी ये इसका ये था कि प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपके जो अमीर उमरा है उनके पास कितना है, बल्कि ये है कि आप अपने जो गुरबा है उनको कितना वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी इसका ये माइंडसेट जरा अच्छा माइंडसेट है। ठीक है, गरीब फ्रेंडली माइंडसेट इसका है। अच्छा ये थोड़ा सा इसकी प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। 32nd प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस था और द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस फ्रॉम मार्च 1933 टू अप्रैल 1935। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप याद कर सकते हैं कि किसका लॉन्गेस्ट टेन्योर था, तो ये इनका है। अच्छा ये क्या था, इनका एजाज क्या है कि इन्होंने 20th सेंचुरी के जो बड़े ग्रेट क्राइसिस थे ना उसको फेस किया। एक तो था ये ग्रेट डिप्रेशन और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 में इसने यूएस को लीड किया। ये दो इसके उसमें आ जाते हैं। अच्छा इसकी पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ कि जो फेडरल गवर्नमेंट का इकोनॉमी में रोल जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया। पहले फेडरल गवर्नमेंट इकोनॉमी में हाथ नहीं मारती थी, वो कहती थी कि बस जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है तो बस होने दो, ठीक है। लेकिन इनकी पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपरली इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगी है। अच्छा इनकी जो डील है उसको प्रॉपरली नेम देते हैं न्यू डील, और इनकी गवर्नमेंट को न्यू डील गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को जिस तरह डील किया ना, जिस पॉलिसी